हेलो स्टूडेंट, विनोबा विश्वविद्यालय के सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट जिनका भी एग्जाम चल रहा है और जो एग्जाम अच्छे से दे रहे हैं, बीएससी पेपर के बाद आपका पेपर है आईकेएस। और आईकेएस में 2 लेक्चर हम लोग रिकॉर्ड कर चुके हैं। आप लोग बार बार बोल रहे हैं कि लेक्चर को जाके प्लेलिस्ट में देखिएगा तो सारा लेक्चर एक जगह मिलेगा, है ना। क्योंकि देखते हैं कुछ वीडियो को ज़्यादा लोग देखता है, कुछ वीडियो को कम देखता है। इसका मतलब है कि तुक्का मार के देख ले रहे, जो मिल जा रहा है देख ले रहे, नहीं, प्ले में जाके देखिएगा। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जाए। ये जो संबंध है हमारा और आपका 1 साल का नहीं है, अभी आपको 4 साल रहना है ग्रेजुएशन में। 4 साल हम आपको सपोर्ट करने वाले हैं, तो 4 साल के लिए संबंध अगर अच्छा है तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपके पास भी वीडियो का नोटिफिकेशन जाए। हम लोग 3rd लेक्चर की तरफ चल रहे हैं, 3rd लेक्चर की तरफ चल रहे हैं। और मैं आपको फिर बता देता हूँ कि हमारे यहाँ पीडीएफ नोट्स भी है, लाइव क्लास भी है, और ये तो यूट्यूब फ्री क्लास है ही। यूट्यूब पे फ्री क्लास भी आपको देंगे, आपको पीडीएफ नोट्स ये पहले से दे देंगे। अभी बहुत बच्चा बोल रहे सर इतना जल्दी कैसे पढ़ लेंगे। भाई ये तो समस्या है कि इतना जल्दी आप कैसे पढ़ लोगे, लेकिन इसका हम लोग क्या देंगे, पीडीएफ नोट्स पहले से रहता है 199 रुपीज़ का। अभी नोट्स डाला हुआ था, अभी तो 49 रुपये का हो गया। जाके एप्लीकेशन से खरीद सकते हैं। CWH ऑनलाइन एकेडमी के नाम से ऐप है, और ज़्यादा दिक्कत होगा तो ये नंबर जो स्क्रीन पे चल रहा है इसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग सेमेस्टर 2 में जो हो गया 1 में सो हो गया। अब सेमेस्टर 2 में स्टार्टिंग में ही आपको नोट्स मिल जाएगा। बीवीयू सेमेस्टर 1 का, बीकॉम, बीएससी और बीए का सबका नोट्स मिलेगा। साइंस हो, कॉमर्स हो, आर्ट्स हो, सबका नोट्स अवेलेबल रहेगा। तो आप पहले से खरीद के तैयारी कीजिएगा तो आपको फ़ायदा होगा। तो पहले से खरीद के आपको तैयारी करनी है तो उसका फ़ायदा आपको मिलेगा, ठीक है। तो सब कुछ पहले से रहेगा, उसको तैयारी करके जाएंगे तो एग्ज़ाम लिखने में मदद मिलेगा। तो पहले ही खरीद लेना। एग्जाम टाइम खरीदने से पैसा उतना ही लगता है लेकिन आप पढ़ नहीं पाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं यूनिट 3। यूनिट 3 में हम लोग को पढ़ना है इंडियन नॉलेज सिस्टम। क्या पढ़ना है? इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन, जिसमें हमको पढ़ना है साइंस के बारे में, आर्ट के बारे में, क्राफ्ट के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ क्या है, व्हाट आर 4 विधा, 4 विधाएं कौन कौन है। तो पहला विधा होता है आनविंचिकी, त्रयी, वार्ता और दंड नीति। 4 अलग अलग विधाएं होती थी लोगों के अंदर, ये 4 गुण होते थे। भारतीय परंपरा में कितनी विधाएं बताई गई है, तो कहीं कहीं 4 विधाएं, 18 विधाएं और 32 विधाएं बताई गई, ठीक है। 64 विधाएं, 64 भी विधाएं, बोलते 64 कला है। ये 64 पारंपरिक कलाएं और कौशल थे जो पुराने जमाने में थे। अवांतरण कलाएं क्या है, ये सहायक या अतिरिक्त कलाएं होती थी। ज्योतिष क्या है, ज्योतिष भी एक कला है, मालूम होना चाहिए, जो खगोल और ज्योतिष का अध्ययन करता था, खगोल विज्ञान का। आयुर्वेद क्या है, तो आयुर्वेद बोलता है यह प्राचीन चिकित्सा की पद्धति थी। पुराने जमाने में मेडिकल साइंस यही था, कोई किसी को हो जाता था आयुर्वेद से ठीक किया जाता था, पत्तों से इलाज किया जाता। आयुर्वेद की 2 शाखाओं के नाम बताइए। आयुर्वेद का 2 शाखा था, शल्य और काय चिकित्सा। शल्य और काय चिकित्सा। रसायन क्या था, रसायन मतलब जिसको केमिस्ट्री अभी आप बोलते हो, तो बोलता है कि यह आयुर्वेद की एक शाखा थी जो दीर्घायु और स्वास्थ्य सुधार से संबंधित था। रसायन। वृक्ष आयुर्वेद क्या होता था, तो यह पौधों की देखभाल, पौधों को भी आयुर्वेद का जरूरत पड़ता है, उनको देखभाल करने के लिए। पौधे अगर सूख गए हैं तो क्या होगा, पौधे अगर कम डेवलप कर रहे हैं तो क्या होगा, तो पौधों का जो इलाज होता था उसको बोलते थे वृक्ष आयुर्वेद। धातु विज्ञान क्या होता था, यह धातुओं और उनके गुणों का अध्ययन करता था। जो मेटल थे उनके गुणों का अध्ययन हम धातु विज्ञान के अंदर करते थे। अब लिखा है यहाँ पे कि 4, 18 और 32 विधाओं का वर्णन कीजिए। 4 विधाएं अलग अलग है, तो देख लीजिए। भारतीय ज्ञान परंपरा में शिक्षा के को विभिन्न भागों में बांटा गया। 4 विधाएं हैं। पहला तर्क, वेद, अर्थव्यवस्था और दंड नीति, राजनीति। बाद में यह विधाएं बढ़ के 18 हो गए, जिनमें वेद, वेदांग, अन्य शास्त्र भी शामिल किया गया, और आगे चल के 32 हुए, फिर आगे चल के 64 हो गए। अभी कितने हो गए, 64। 32 विधाएं हैं और 64 कलाएं हैं। 64 कला यहाँ पे दिया है। अब 64 कला का नाम तो बड़ा मुश्किल है लेकिन महत्व पूछ रहा है। तो 64 कलाएं हैं, जैसे संगीत, नृत्य, चित्रकला, शिल्प कला, ये के कौशल हैं। ये व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए सहायक होती है। ये रचनात्मक कौशल सांस्कृतिक मूल्यों को बढ़ाती है। ये प्राचीन भारत में शिक्षा का महत्वपूर्ण भाग था। अवांतरण कलाएं, कलाओं का वर्णन कीजिए। अवांतरण कलाएं क्या है, बोलता है अवांतरण कलाएं सहायक और अतिरिक्त कलाएं होती है जो 64 कलाओं का समर्थन करती है। इसमें सजावट, खाना बनाना, ठीक है, पेंटिंग करना, बहुत सारी कलाएं हैं। लोगों में इतना कला है लोगों के अंदर, ये 64 कलाएं डेवलप की गई है। भारतीय परंपरा में खगोल विज्ञान और गणित का क्या योगदान है, तो बोलता है भारत में खगोल विज्ञान और गणित में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। शून्य यहीं से खोजा गया। दशमलव प्रणाली, बीज गणित का विकास भारत में हुआ है। मतलब भारत में खगोल विज्ञान में ग्रह, ग्रहण, समय चक्र, सब कुछ भारत दिया है दुनिया को। बस हम लोग उसको मार्केट नहीं कर पाए, प्रचार नहीं कर पाए। भारतीय परंपरा में भौतिकी, फिजिक्स और केमिस्ट्री की भूमिका, तो सब फिजिक्स केमिस्ट्री यहीं से आया, ध्यान रखिएगा। भौतिकी और रसायन का उपयोग धातु निर्माण, चिकित्सा में किया जाता है। प्राचीन भारतीयों का पदार्थ, धातुओं और रासायनिक प्रक्रियाओं का ज्ञान था। मतलब पुराने जमाने में जो भारतीय थे उनको ये सब का ज्ञान था, तभी ना सब बताए।
कि अणु का मतलब क्या होता है, परमाणु का मतलब क्या होता है, बताइए, सब कुछ वो बताए, अणु किसको बोलते हैं, एटम किसको बोलते हैं, सब कुछ हमारे यहाँ लिखा हुआ पहले से। और आयुर्वेद की 8 शाखाएं, जैसे शल्य चिकित्सा होता है, शालक्य चिकित्सा होता है, काय चिकित्सा होता है, रसायन चिकित्सा होता है, इस तरह से 8 टोटल ब्रांचेज हैं। भारतीय परंपरा में पशु चिकित्सा का वर्णन कीजिए। जी जी हाँ, भारतीय परंपरा में पशु चिकित्सा का भी वर्णन है। भारतीय परंपरा में पशु चिकित्सा विकसित की गई थी, जिसमें घोड़े, गाय, हाथी का उपचार किया जाता था। यह है आयुर्वेद या गौ आयुर्वेद या हस्त या आयुर्वेद के नाम से जाना जाता था। गाय की रक्षा करनी तो गौ आयुर्वेद होता था। वृक्ष आयुर्वेद का मतलब है कि पेड़ पौधों को बचाना है, वृक्ष को कैसे बचाना है, उसके देखभाल के लिए भी शिक्षा दी जाती थी। रत्न विज्ञान का संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। रत्न विज्ञान रत्नों और उनके गुणों का अध्ययन है। इसका उपयोग आभूषण बनाने में और ज्योतिष में किया जाता है। आप बहुत सारा देखते होंगे कि कुछ ज्योतिष आपको दिया कि ये वाला रत्न का अंगूठी पहनिए, तो रत्न विज्ञान ये बताता था कि रत्नों का अध्ययन होता था कि कौन सा रत्न कैसा करता, नहीं बोलता है कि तुम्हारे पर शनि ग्रह है या तुम्हारा बहुत गुस्सा होता है तो ये वाला स्टोन पहनो, ठंडा हो जाएगा मामला। कैसे पता चलता है, तो कोई व्यक्ति इसके बारे में पढ़ता था। प्राचीन भारतीय वैज्ञानिक ज्ञान को समझाइए। तो प्राचीन भारतीय वैज्ञानिक ज्ञान क्या था, तो प्राचीन भारत में विज्ञान, गणित और चिकित्सा का उन्नत ज्ञान था, जिसमें इसने विश्व को महत्वपूर्ण योगदान दिया, यानी दुनिया को समझाया है, दुनिया को समझाया ये। चलिए अब अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। अगला लिखा है, फिर वही सब क्वेश्चन आ गया कि भारतीय परंपरा में 4, 8 और 32 विधाएं और 64 कलाओं का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो सबका नाम लिखना तो संभव नहीं है, देखते हैं। सबसे पहले 4 विधा कौन कौन है, तो 4 विधा, पहला आनुवांशिकी, आनुवंशिकी, दूसरा त्रायी, तीसरा वार्ता और चौथा दंड नीति। 18 मतलब विधाएं हैं। 18 विधा कौन कौन है, तो देख लिए 4 वेद है उसमें, 16 वेदांत है, तो 16 4 कितना हो गया, 10 हो गया। और अदर में आपका मीमांसा ये सब आएगा, टोटल मिला के 18 है। उसी तरह से 32 जो है 32 विधाएं हैं। कौन कौन सा, तो इसमें देखिए दर्शन है, गणित है, खगोल है, चिकित्सा है, कला है, शिल्प है, वास्तुकला है, ऐसे बहुत सारे। और 64 हमारे पास अलग कलाएं हैं, जिसके अंदर संगीत है, नृत्य है, गायन है, चित्रकला है, मूर्तिकला है, नाटक है, कविता है, कहानी, पाक कला है, सजावट है, बागवानी, ये सब बहुत सारे, सबका नाम तो संभव नहीं है। इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ये सब क्यों डाला गया था उस समय में, इसलिए डाला गया था कि एक व्यक्ति का सर्वांगीण विकास हो सके, संपूर्ण विकास हो सके, व्यवहारिक ज्ञान हो सके। पाक कला छोड़ दो, महिलाओं में एक जो है स्वेटर बनाने की कला, पेंटिंग करने की कला, दीवार कलर करने की कला, ये कलाएं सिखाई जाती थी। पहले के जमाने में दीवार बहुत अच्छे से कला करता था, लोग पेंट करता था, यानी मिट्टी से ही पेंट होता था, बट उसका कला जबरदस्त होता था। संस्कृति का संरक्षण करने के लिए भी ये सिखाया जाता था। नैतिक मूल्यों का विकास करने के लिए और सिद्धांत और व्यवहार में संतुलन बनाए रखने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता था। अगला क्वेश्चन है, डिस्कस द डेवलपमेंट ऑफ, बोलता है कि भारतीय परंपरा में खगोल विज्ञान, गणित और धातु विज्ञान के विकास का वर्णन कीजिए। कैसे एस्ट्रोनॉमी डेवलप किया भारत के अंदर, तो भारत में फिर से यहाँ देख रहे हैं, भारतीय ज्ञान परंपरा में खगोल विज्ञान, गणित और धातु विज्ञान का अत्यधिक विकास हुआ है, जिसने प्राचीन और आधुनिक विज्ञान को महत्वपूर्ण दिशा दी है। खगोल विज्ञान का विकास में क्या है, तो भारत में खगोल विज्ञान का विकास आकाशीय पिंडों के माध्यम से हुआ है, जिसमें सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्रों की गति का अध्ययन किया जाता था। उसके बाद समय, ऋतु, ग्रहण और ग्रहों की स्थिति का निर्धारण किया जाता था, जिसमें पंचांग बनाया गया। पंचांग मतलब कैलेंडर का निर्माण हुआ। पृथ्वी की गति, घूर्णन, परिक्रमा का ज्ञान था लोगों को। इसका महत्व क्या था, तो इसका महत्व है यह कृषि, समय निर्धारण और धार्मिक कार्यों में सहायक होता था। गणित का विकास उस समय हुआ, डेवलपमेंट किया गया गणित का। तो भारत में गणित का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। शून्य और दशमलव प्रणाली हम लोग लेकर आए, अंक गणित हम लोग लेकर आए, बीज गणित हम लोग लेकर आए, ज्यामिति हम लोग लेकर आए, सटीक गणना और मापन की विधियां हमारे पास है, व्यापार, खगोल और वास्तुकला का उपयोग हमारे पास है। यानी हम लोग समझिए कि दुनिया को बहुत कुछ दिए, लेकिन लोग नहीं समझ पाए। देखो मेटल का, धातु विज्ञान हमारे पास था, हम लोग बताए कांसा किसको बोलते, पीतल, लोहा, इस्पात, हम लोग बताए दुनिया को। तो हमारे पास कम नहीं है, हम हर चीज को बताएं, दुनिया को हर चीज बताएं। हमारे पुराने जो शिक्षा पद्धति था ना, जो आप लोग बोलते हैं नालंदा यूनिवर्सिटी में जो शिक्षाएं दी जाती थी, वो बहुत ही काम की शिक्षा थी, इसलिए उसको जलाया गया कि जला दो तो इस तरह की शिक्षा पद्धति आने वाले जनरेशन में रहेगा ही नहीं। सोचिए ना, हमारा क्या है, आज तक दिल्ली का लौह स्तंभ जी, लोहा का स्तंभ, आज तक जंग नहीं लगा। कौन सी ऐसी विधा थी, उस समय बना दिया गया और आज तक जंग नहीं लगता। हमारे घर में एगो गेट लगा दो तो 2 साल में सड़ जाता है, उसमें आज तक जंग नहीं लग रहा है। कुछ तो ऐसा है। तो यही चीज आपको समझना है कि हमारी ऐसी परंपरा रही है जो दुनिया में कोई टक्कर देने लायक नहीं है। हमारी ऐसी परंपरा रही है जिसका टक्कर को दुनिया में कोई देने लायक नहीं है, फिर भी हम लोग पीछे हो गए, क्योंकि हम लोग अपनी परंपरा को मार्केट नहीं कर पाए, अपनी परंपरा को डेवलप नहीं कर पाए।
अगला क्वेश्चन है आयुर्वेद की विभिन्न शाखाओं और उसके महत्व का वर्णन कीजिए। तो बोलता है आयुर्वेद प्राचीन भारतीय चिकित्सा पद्धति जो शरीर मन आत्मा के संतुलन पर आधारित है। यह रोगों के उपचार के साथ साथ उनकी रोकथाम पर भी बल देता है। आयुर्वेद की 8 शाखाएं हैं जिसको अष्टांग बोलते हैं हम लोग। आयुर्वेद की कौन कौन शाखा है? शैल चिकित्सा, इसमें ऑपरेशन हड्डी जोड़ना ये सब होगा, ये सब आप शैल चिकित्सा पहले होता था। शालक्य चिकित्सा तंत्र होता है जिसमें आँख नाक कान गले ये सब में रोग के उपचार होते थे। काय चिकित्सा जिसमें बुखार पाचन रोग ये सब की बीमारियों का होता था। भूत विधा जिसमें मानसिक रोगों और मनोविज्ञान नहीं बोलता, हमको व्रतों में भूत दिखता है डरते हैं तो मानसिक रोगी इसको बोलते थे, उस भूत विधा होता था। कौमार भृत्य होता था जिसके अंदर बच्चों का स्वास्थ्य विकास और रोगों का उपचार होता था। अगध तंत्र होता था जिसमें विष और प्रभाव, कोई सांप काट दिया कैसे हटेगा प्रभाव, वो देखा जाता था। रसायन जिसमें शरीर की शक्ति रोग प्रतिरोधक क्षमता ये सब के बारे में बात होता था। वाजीकरण जिसमें वजन बढ़ाने प्रजनन क्षमता ये सब के बारे में चर्चा करते थे, उस समय भी था। इंपॉर्टेंस ऑफ आयुर्वेद, आयुर्वेद में सबसे पहला हॉलिस्टिक अप्रोच समग्र उपचार होता था। दूसरा रोगों की रोकथाम होती थी। तीसरा नेचुरल ट्रीटमेंट होता था। चौथा लॉन्ग हेल्दी लाइफ हो जाता था। और पांचवा नो साइड इफेक्ट होता था। और ग्लोबल रिलेवेंस, विश्व में सब देश इसको मानता था कि सही है। डिस्क्राइब एनिमल मेडिसिन एंड प्लांट साइंस इन द इंडियन ट्रेडिशन, भारतीय परंपरा में पशु चिकित्सा और वनस्पति विज्ञान का वर्णन कीजिए। पशु चिकित्सा का मतलब क्या होता है? प्राचीन भारत में पशुओं की देखभाल और उपचार की अच्छा विकास हुआ था, उसे पशु चिकित्सा कहा जाता है। इसका कौन कौन सा था प्रकार तो देख लीजिए। हाय आयुर्वेद था जिसमें घोड़ों की चिकित्सा होती थी। गो आयुर्वेद था जिसमें गाय की होती थी। और हस्तत्य होता था जिसको हाथियों की बोलती थी। इसकी विशेषता क्या है? पशुओं के रोगों की पहचान और उसका उपचार करना, उसके आहार खान पान देखभाल का ज्ञान, औषधि और शैल्य चिकित्सा का उपयोग करना और जड़ी बूटियों का प्रयोग करना ताकि वो जानवर बच सके। महत्व क्या है? तो पशुओं के स्वास्थ्य की रक्षा होती थी, कृषि और अर्थव्यवस्था को सहायता मिलती थी, परिवहन और युद्ध में उपयोग होते थे ये पशु, और पशुओं के प्रति दया भाव भी होती थी कि हम उनका इलाज भी कर रहे हैं, उनका उपयोग कर रहे हैं साथ ही साथ उनका इलाज भी करा रहे हैं। अब बोलता है प्लांट साइंस, आप जानते हैं पादप विज्ञान होता था। भारतीय परंपरा में पादप विज्ञान को वृक्ष आयुर्वेद कहा जाता है, जो पौधों के विकास संरक्षण और उपचार से संबंधित था कि पौधों को कैसे विकसित करेंगे, कैसे उसका उपचार करेंगे और कैसे उसका संरक्षण करेंगे। इसका मेन पहलू क्या था? पौधों के रोगों और उनके उपचार का अध्ययन करना, सिंचाई और मिट्टी की उर्वरता की तकनीकों को ढूंढना, रोपण और खेती की विधियों को ढूंढना, प्राकृतिक खाद और कीटनाशक का उपयोग करना, ये सब था। विशेषता क्या था? पौधों को वैज्ञानिक वर्गीकरण करना, ऋतु और जलवायु का ज्ञान होना, पारिस्थितिक संतुलन पर जोर देना, जैविक खेती के तरीकों का उपयोग करना। महत्व क्या था? कृषि उत्पादन में सुधार करता है ये। अगर हम पौधों को ठीक करेंगे तो कृषि उत्पादन बढ़ेगा, पर्यावरण और जैव विविधता की रक्षा होगी, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होगा और पारिस्थितिक संतुलन बनाए रहेगा। ये सारे क्वेश्चंस हम लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, ये हम लोग यूनिट 3 में यहाँ तक देखेंगे। यूनिट 3 में हम लोग यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे बाबू लोग। यूनिट 3 में और कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और हम लोगों का यूनिट 3 में 2 क्वेश्चन और है। एक क्वेश्चन है कि भारतीय ज्ञान परंपरा में विज्ञान और टेक्नोलॉजी की भूमिका समझाइए। साइंस और टेक्नोलॉजी का क्या इस्तेमाल है? तो चलिए देखिए। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में ने भारतीय ज्ञान परंपरा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्राचीन भारत में एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित हुआ था जो अवलोकन प्रयोग और दैनिक जीवन में व्यवहारिक उपयोग पर आधारित था। यह ज्ञान केवल सैद्धांतिक नहीं था। पुराने जमाने के ज्ञान कोई प्रिंसिपल पर बेस्ड नहीं थे, बल्कि सामाजिक और आर्थिक विकास से भी जुड़ा हुआ था। इससे समाज को भी फायदा हो रहा था, अर्थव्यवस्था को भी फायदा हो रहा था। विभिन्न क्षेत्रों में विकास हुआ, जैसे मेडिकल साइंस में हम लोगों का अच्छा डेवलपमेंट हुआ। हम लोग खगोल विज्ञान में बहुत अच्छा और गणित में बहुत अच्छा डेवलपमेंट कर पाए। हम लोग में धातु विज्ञान में वहाँ भी बहुत अच्छा डेवलपमेंट हुआ। कृषि और सिंचाई के क्षेत्र में डेवलपमेंट हुआ। इस ज्ञान का इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते थे? तो इस ज्ञान का इस्तेमाल हम करते थे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का उपयोग कहाँ कहाँ करते थे? तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का उपयोग हम कंस्ट्रक्शन फील्ड में करने लगे, निर्माण और वास्तुकला में, परिवहन और संचार में इस्तेमाल करने लगे, दैनिक जीवन के कार्यों में इस्तेमाल करने लगे और व्यापार और उद्योग में इसका इस्तेमाल करने लगे। वहाँ पे इसका इस्तेमाल होने लगा। बोलता है प्रकृति के साथ सामंजस्य, तो याद रखिएगा टेक्नोलॉजी को हम जो है नेचर के साथ एडजस्ट करके यूज किए। आज जो टेक्नोलॉजी यूज हो रहा है वो नेचर के साथ एडजस्ट नहीं हो रहा है, लेकिन हम लोग जो टेक्नोलॉजी को यूज किए थे उस समय वो नेचर के साथ एडजस्ट करके इस्तेमाल कर रहे थे, नेचर के साथ समायोजित करके इस्तेमाल कर रहे थे। यानी ऐसी तकनीक का इस्तेमाल होता है जो प्रकृति के साथ समायोजित हो रहा था। जो क्या किसके साथ समायोजित हो रहा था? प्रकृति के साथ समायोजित हो रहा था। कोई दिक्कत है? तो यहाँ तक हम लोग देख लिए, ये यूनिट 3 हम लोगों का था।
अब हम लोग एक वीडियो और लेकर आएंगे यूनिट 4 का, और यूनिट 4 में हम लोग कंप्लीट आपको बताएंगे। रगड़ के देखिए, सारे के सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इससे बाहर नहीं आएगा। आप लिखने की क्षमता डेवलप कीजिए, और अगर अभी बहुत कम समय आपके पास है तो अगले बार सेमेस्टर 2 के लिए पहले से कोर्स खरीद लीजिएगा एप्लीकेशन के ऊपर, या दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, तो मैं आपको सपोर्ट कर दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।